भारत का संविधान कैसे बना और ये हमें क्या अधिकार देता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया चलाते हैं, अपनी बात खुल कर रखते हैं, वोट देते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपनी पसंद की पढ़ाई या प्रोफेशन चूज़ करते हैं। लेकिन एक सवाल, आखिर हमें ये अधिकार देता कौन है? क्या सिर्फ सरकार? नहीं, इसका उत्तर है नहीं। इन सबके पीछे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत के लोकतांत्रिक जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट बुनियाद है। उसका नाम है भारत की संविधान। तो दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की फाउंडेशन है। ये गवर्नमेंट को पावर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट्स भी करता है। ये सिटीजन्स को राइट्स देता है और सिटीजन्स को ड्यूटी भी याद दिलाते हैं। ये इक्वलिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं और एक ऐसा भारत की कल्पना करते हैं जहां डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड ना हो रहे, बल्कि इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन्स का डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस को जानना सिर्फ स्टूडेंट्स, लॉयर या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर भारतीय नागरिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को बेसिक्स लेवल पर समझना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के पास नहीं होती। आखिरकार लोकतंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सिटीजन्स का भी होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके अकॉर्डिंग क्या है? फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी? क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक को कैसे चलाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि संविधान बनने में कितने समय लगा? क्या आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? क्या आप ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आखिर में क्या होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि संविधान सिर्फ सरकार को पावर नहीं देता, बल्कि सरकार की पावर पर लिमिट्स भी लगाता है? आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान को बिल्कुल बेसिक से लेकर डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम समझेंगे कि एक आम भारतीय नागरिक के लिए संविधान इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, संविधान क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो संविधान किसी देश को चलाने की बेसिक्स रूल्स और प्रिंसिपल का एक सुप्रीम फ्रेमवर्क होता है। जैसे क्रिकेट मैच बिना रूल के नहीं हो सकता, वैसे ही एक बड़े देश को बिना कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के प्रॉपरली चलाना मुश्किल है। संविधान बताता है सरकार कैसे करेंगी, कैसे बनेंगी, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होंगी, प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करेगी, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोर्ट की पावर क्या होगी, सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स क्या होंगी, सिटीजन्स के क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी, सेंटर्स और स्टेट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सरकार क्या नहीं कर सकती या संविधान की स्ट्रेंथ है। और ये सब चीज़ संविधान की स्ट्रेंथ है। अब सवाल है, भारत को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ भारत के सामने बहुत सारी चैलेंजेस भी थी। देश में गरीबी थी, इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी, कम्युनल टेंशन थी, पार्टीशन का बहुत बड़ा दुख था, लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ा। देश में 100 ऑफ प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन एक मेजर चैलेंज था। ऐसे समय में भारत को एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत थी जो अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर और रीजन्स को एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जोड़ सके। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, फिर भी एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनानी थी। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। संविधान का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक्सरसाइज होनी चाहिए और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आदमी ने बैठकर नहीं लिखा था, इसके पीछे की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहले मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके टेम्पोररी चेयरमैन थे डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के अलग अलग रीजन्स और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिप्रेजेंटेटिव आए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना नहीं था। इसने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पर डिबेट किया, जैसे इंडिया फेडरल होगा या नहीं, प्रेसिडेंट के पावर्स कितने होंगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल, माइनॉरिटीज़ के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे, फंडामेंटल राइट्स का स्कोप क्या होगा, जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट होगी, सेंटर और स्टेट के पावर्स कैसे डिवाइड होगा। ये डिसीजन आसान नहीं थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस डिटेल डिबेट्स और डिस्कशन से गुजरा।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, शॉर्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को पेपर और रिफाइन करने में सेंट्रल रोल प्ले किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्रिकल पॉइंट याद रखिए, भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति की क्रिएशन नहीं था। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स, कमिटीज, लीगल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल थिंकर्स को कंट्रीब्यूशन थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट था, स्पेशली ड्राफ्टिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में। उन्होंने सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स जैसे इश्यूज पर भी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विजन था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल होगी जब सोसाइटी में इक्वालिटी और सोशल डेमोक्रेसी की डायरेक्शंस में भी प्रोग्रेस हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने के लिए अम्बेडकर को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आलादी कृष्ण स्वामी, आर्या के एम मुंशी, बी एन राव एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कोई नए अन्य मेंबर के कंट्रीब्यूशंस को भी समझना जरूरी थी। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के एक बहुत फेमस पार्ट पर, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट समझ सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक्स आइडियल्स को एक्सप्रेस किया गया है। प्रीएम्बल्स भारत को डिस्क्राइब करता है एज अ सुवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसके ऑब्जेक्टिव्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेडरनिटी। आप इन वर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जस्टिस, जस्टिस का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की डायरेक्शंस में काम करना। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है सिटीजन्स को थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ्स, फेथ और वर्शिप की फ्रीडम देने, सब्जेक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन दी। लिबर्टी का मतलब है सिटीजन्स को थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप्स की फ्रीडम देना, सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है कानून के सामने इक्वालिटी और इक्वल ट्रीटमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। एंड फेडरनिटी, फेडरनिटी का मतलब है भाईचारा और नेशनल यूनिटी की फीलिंग। यही प्रीएम्बल सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक्स आइडिया को समझने का एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक इंपॉर्टेंट डेट 26 नवंबर 1949, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशंस को एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स किया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकतर प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। इसी वजह से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और इसी दिन भारत एक रिपब्लिक बने। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का पर्पस सिटीजन्स की बेसिक फ्रीडम्स और इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली इंक्लूड right to equality, right to freedom, right against exploitations, rights to freedom of religions and cultural and educational rights, rights to constitutional remedies, right to equality। आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वालिटी से रिलेटेड प्रोविजन है। आर्टिकल 14 कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। सिंपल लैंग्वेज में कानून के सामने इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीडम, आर्टिकल 19 के अंदर सिटीजन्स को कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स दी गई है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशंस, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन से रिलेटेड फ्रीडम। लेकिन याद रखिए फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर जैसे एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस है। फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन, सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस मिलते हैं, सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। कल्चर एंड कल्चरल राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज़ के कल्चर्स और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट आर्टिकल 32। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशंस के हार्ट एंड सोल के रूप में डिस्क्राइब किया है। इसका बेसिक्स आइडिया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी प्रोविजन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में है। इनमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करना और पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शंस जैसे ड्यूटीज़ शामिल है। यह एक सिंपल प्रिंसिपल है। राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनती, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशंस भी जरूरी है। अब है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के
पार्ट 4 में है। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 में है। इनके पर्पस स्टेट को, गवर्नेंस को, सोशल और इकोनॉमिकल गोल्स की डायरेक्शन देना है। फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना एवं इसकी करने की डायरेक्शन में काम करना, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, एजुकेशन और वेलफेयर को प्रमोट करना, एनवायरनमेंट और वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की डायरेक्शन में काम करना। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अलग है। फंडामेंटल राइट्स जनरली एनफोर्सेबल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टली कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते, लेकिन गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यही कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस डायरेक्शंस भी सेट करता है। आप समझते हैं भारत की गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी में पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेजिस्लेचर इसके अंदर पार्लियामेंट्री लॉज बनाती है, इसका काम है पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है। इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। एक्सिक्यूटिव लॉ और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को इम्प्लीमेंट करती है। यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के लीडरशिप में पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल एक्सिक्यूटिव एंड फंक्शंस एक्सरसाइज करती है। जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉज की इंटरप्रिटेशंस करती है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, उनके नीचे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है। जुडिशियरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशंस की सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करना और लॉ गवर्नमेंट एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट एग्जामिन करना। इसी को ब्रॉडली जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। यह एक फेडरल स्ट्रक्चर्स फॉलो करता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर्स की फीचर्स भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर्स और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, स्टेट लिस्ट पर जनरली स्टेट लेजिस्लेटिव के पावर होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पर सेंटर और स्टेट दोनों लेजिस्लेशंस कर सकते हैं सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। इस अरेंजमेंट का पर्पस है कि एक तरफा नेशनल इश्यूज़ को सेंट्रली हैंडल किया जा सके और दूसरी तरफ स्टेट को भी गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल मिले। आप एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कॉन्स्टिट्यूशंस को बदला जा सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक फीचर्स को अनलिमिटेड वे में डिस्ट्रॉय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप किया। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, रोल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसे प्रिंसिपल को कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया है। तो दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की फाउंडेशन है। ये गवर्नमेंट को पावर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट्स भी करता है। ये सिटीजन्स को राइट्स देता है और सिटीजन्स को ड्यूटी भी याद दिलाते हैं। ये इक्वलिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं और एक ऐसा भारत की कल्पना करते हैं जहां डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड ना हो रहे, बल्कि इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन्स का डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस को जानना सिर्फ स्टूडेंट्स, लॉयर या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हर भारतीय नागरिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को बेसिक्स लेवल पर समझना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के पास नहीं होती। लोकतंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सिटीजन्स का भी होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके अकॉर्डिंग क्या है? फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज़। मिलते हैं अगला वीडियो में एक जरूर इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।